युद्ध के बीच एक सवाल गरमाने लगा है। सवाल ये कि भारत का सच्चा साथी कौन है, क्योंकि जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उन परिस्थितियों में कहा जा रहा है कि वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा तो विश्व प्रणेता के रूप में भारत की भूमिका बहुत निर्णायक हो जाएगी और इसीलिए भारत की तरफ दुनिया के तमाम मुल्कों ने देखना शुरू कर दिया है। वो चाहे विश्व के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री के रूप में जाने वाला अमेरिका हो या फिर सीधे तौर पर आपने देखा कि ब्रिटेन ने भी ये कहा है कि वो भारत के साथ संबंधों को मजबूती देना चाहता है। लेकिन इन सब के बीच जब युद्ध का 59वां दिन है, यानी एक दिन कम 2 महीने पूरे होने वाले हैं, तो ऐसे परिस्थिति में भारत को अब ये आकलन करना होगा कि भारत का सच्चा साथी कौन है। अमेरिका अपनी तरफ से दावे कर रहा है कि भारत को अब यह सोचना होगा कि रूस की विश्वसनीयता इस युद्ध के बाद कम होने वाली है और इसलिए भारत को अपने रक्षा साजो सामान की आपूर्ति, उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी सच्चे साथी के रूप में अमेरिका को और अमेरिका पर विश्वास करना होगा। ये अमेरिका लगातार कह रहा है, लेकिन भारत का आकलन क्या कहता है, आज इसी पर हम अपने विशेष अतिथियों के माध्यम से तमाम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले आइए, क्योंकि वॉर जोन है और इसलिए जान लेना जरूरी है कि बीते 24 घंटे में रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी इस जंग में आखिर हुआ क्या क्या है। जब 59वां दिन है तो जल्दी से जरा टॉप अपडेट्स लेकर हम सामने आपके सामने रखते हैं कि किस तरीके से 59वें दिन भी रूस रुक नहीं रहा, यूक्रेन झुक नहीं रहा। 59वां दिन यूक्रेन में तबाही का मंजर जरूर नजर आता है, लेकिन रूस की अपनी राष्ट्रवादी छवि भी बार बार उभर कर सामने आती है। मारियोपोल में जिस तरह से रूस ने अपना कब्जा जमाया है, अब यूक्रेन का यह कहना है कि एक और सामूहिक कब्र वहां पर दिखाई दी है। 1000 से ज्यादा शवों के दबे होने की आशंका इस सामूहिक कब्र के माध्यम से बताई जा रही है, आशंका जताई जा रही है यूक्रेन की तरफ से। साथ ही साथ डॉनबास में रूसी सेना ने हमले तेज कर दिए हैं, यानी उत्तर दक्षिण से हटकर अब पूर्वी क्षेत्र की तरफ रूस ने अपना पूरा दबदबा, अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। डोनेट्स्क में गोलीबारी में 3 नागरिकों की मौत की खबर आ रही है और इन सबके बीच पोप्सना में भी रूसी गोलीबारी में 2 लोगों की जान चली गई है। युद्ध हो रहा है, जानों का नुकसान हो रहा है, लेकिन युद्ध हो रहा है उसके पीछे 2 महत्वपूर्ण परिस्थितियां भी हैं। उन परिस्थितियों पर भी हम गौर करेंगे, लेकिन उससे पहले रूस ने पूर्वी यूक्रेन में अपने सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ानी शुरू कर दी है, अपने और सैनिक पूर्वी क्षेत्र में उतारे हैं। यूक्रेन ने अब तक 854 रूसी टैंक्स भी तबाह किए हैं, यानी एक बात तो तय है कि यूक्रेन भी पीछे हट नहीं रहा है, डटा हुआ है। रूस ने खार्किव पर एक दिन में एक साथ 56 हमले किए हैं, यानी रूस अपनी मंशा को 9 मई को युद्ध खत्म करने वाली मंशा को पूरी तरह से फलीभूत करना चाहता है और इसीलिए एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। यूएन प्रमुख अगले हफ्ते यूक्रेन जाने वाले हैं। यूएन की तरफ से पहले भी रूस को लेकर तीखी प्रतिक्रिया आ चुकी है और अब यूएन प्रमुख का पहुंचना, एंटोनियो गुटेरेस जब यहां पहुंचेंगे, क्या कुछ इसके बाद रूस के लिए कहा जाता है? क्या रूस को लेकर जिस तरीके से हमने देखा कि वोटिंग हुई, भारत उसमें साथ नहीं देता है, इस बार भी क्या कुछ वैसी परिस्थितियां बनेंगी? चलिए इन टॉप अपडेट्स के साथ अब सीधे वॉर जोन से निकलकर आज की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी वॉर ब्रेकिंग का रुख करेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी वॉर ब्रेकिंग जो हमारे बीच आ रही है, सच्चा साथी अमेरिका ना कि रूस, ये कहना है अमेरिका का। पेंटागन की ओर से ये बड़ा ही महत्वपूर्ण बयान आ रहा है। भारत को रूस पर प्रतिबंध लगाने के लिए मनाने की ये कोशिश है। रक्षा क्षेत्र में अमेरिका मजबूत साझेदार बनकर उभरेगा। अमेरिका लगातार भारत को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सच्चा साथी अमेरिका है, ना कि रूस। पेंटागन ने ये बड़ा बयान दिया है। भारत को रूस पर प्रतिबंध लगाने पर निरंतर अमेरिका मना रहा है। रक्षा क्षेत्र में अमेरिका बन सकता है मजबूत साझेदार। आज की इसी वॉर ब्रेकिंग के साथ आइए सीधे चलते हैं, अब अपने आज के मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं जो इस महत्वपूर्ण परिस्थिति को पूरी तरह से समझाएंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा सर। जय हिंद सर, बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं फॉर्मर डिप्लोमेट एएस बहल साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका भी सर। मैं के सिन्हा सर आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं, क्योंकि देखिए हम लगातार देख रहे हैं कि ये जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, इन परिस्थितियों में हर कोई भारत की तरफ देख रहा है।
हमने शुरू से देखा, चाहे अमेरिका हो, चाहे हम बोरिस जॉनसन की हम बॉडी लैंग्वेज की बात कर लें, हर कोई भारत की तरफ देख रहा है। अब अमेरिका अगर ये कहता है कि सच्चा साथी हम होने वाले हैं, असली साझेदारी हमारे साथ होगी, क्योंकि रूस और यूक्रेन के इस युद्ध में रूस आने वाले वक्त में अपनी विश्वसनीयता खो देगा, इस बात में कितना दम आपको लगता है और क्या भारत को इस पर विश्वास करना चाहिए? क्या सर? हाँ, देखिए लावनी जी, जय हिंद। देखिए, भारत जो है जिस तरह से उभर के आया है, आज भारत के अंदर में जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर है और पूरे विश्व के अंदर में एक शक्ति के रूप में, और ऐसी शक्ति नहीं जो जाकर दूसरे के ऊपर में कोई ऐसे आपको डराता है, धमकाता है, उसकी जमीन को हड़पता है, ऐसी शक्ति नहीं। वो शक्ति जो पूरे विश्व में शांति की बात करता है। देखिए, आप सीधी सी छोटी सी बात समझने की चेष्टा कीजिए। 1.6 बिलियन पीपल हैं, 8 बिलियन लोग हैं इस धरती में, और 1.6 बिलियन में 65% यूथ है, आपकी तरह यूथ, जिनके अंदर में वो कर गुजरने की क्षमता है जो विश्व के किसी के पास नहीं है, क्योंकि आप एब्सोल्युटली डिसिप्लिन्ड है। एक एब्सोल्युटली हमारा पॉलिटिकल सिस्टम स्टैब्लिश पूरे विश्व के अंदर में, जो कि डेमोक्रेसी हमारे वो एक 70 साल के अंदर में जो पाया है, अमेरिका उसको 300 साल 200 साल प्लस के बाद भी नहीं सोच सकता है। जो हमारे अंदर है, ये हमारी शक्तियां हैं, और जो हमारे अंदर में मिलिट्री पावर है, हमारी डिप्लोमेटिक पावर है, जो डायस्पोरा है, ये चीजें हार्ड फैक्ट्स हैं। ये इसको कोई झुटला नहीं सकता। पूरे विश्व के अंदर में सारी जो शक्तियां होती हैं वो कमजोर पड़ रही हैं। चाहे चाइना को ले लें, उसके पास भी 1.5 बिलियन पीपल है, बट 80 जो % लोग हैं बूढ़े हो चुके हैं, वो नहीं कर सकते कंट्रीब्यूट। यहां पर आपकी परचेसिंग पावर पैरिटी में हम आज दूसरे नंबर पे पहुंच चुके हैं। तो परचेसिंग पावर पैरिटी आपके हमारे सभी लोगों को, बैठ साहब बैठे ऐसे लोगों की, हम उसमें दूसरे नंबर पे पहुंच चुके हैं। आने वाले समय में हमें किसी की ऐसी नहीं कि हम शान से बोल रहे हैं, हमारी सबको जरूरत है। हमें किसी की किसी के पास जाकर के उसके साथ जुड़ने की जरूरत नहीं। हम खेमे में बंटने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये हार्ड फैक्ट्स है। इन हार्ड फैक्ट्स के ऊपर में, और सबसे बड़ी चीज आज लीडरशिप हमें मिली है। जो लोग चाहे किसी भी पद पे, चाहे वो मिलिट्री में हो, चाहे डिप्लोमेसी में हो, और हमारा देश का नेतृत्व, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग हैं, समझते हैं, दिल से सोचते हैं, हार्ट एंड माइंड से सोचते हैं। ये ना कि हम अपने लिए ही सारी दुनिया को तबाह कर करके हम आगे निकलना चाहते हैं। तो देखिए लावनी जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है कि आज अमेरिका कहता है कि हमारे खेमे में आ जाओ, रशिया आपको नहीं कहता कि हमारे खेमे में आ जाओ। कोई मल्टीपोलैरिटी वर्ल्ड में, क्योंकि पूरा विश्व का परिवेश बदल रहा है, हम चाइना की तरह जाकर के दूसरों को जमीनों नहीं हड़पते, हम उनको नहीं बनाते, डेट ट्रैप में नहीं डाल रहे हैं, हम श्रीलंका को उनके डेट ट्रैप से निकालते हैं। तो ये जो चीज है, ये वास्तविकता है, और आपको, हमको, सबको गर्व से ये कहना चाहिए कि आज पूरा विश्व इस चीज को रियलाइज क्या करता है। ये चीज हो चुकी है, बिल्कुल ये चीज ये बस कुछ दिनों की बात है जी, और इसीलिए विश्व के तमाम देश हमारे तरफ देखते हैं। लेकिन देखिए तरीका, जो लॉलीपॉप देने की कोशिश है, बहल साहब आपकी तरफ आऊंगी। मैं लॉलीपॉप वर्ड इसलिए यूज कर रही हूं क्योंकि आपने देखा कि बोरिस जॉनसन आते हैं, वो कहते हैं कि मुझे पता है कि रूस के साथ भारत का जो स्टैंड है वो पुराना है और वो बदलने वाला नहीं है। फिर भी वो एक लॉलीपॉप देते हैं कि हम नीरव मोदी और माल्या को आपको सौंपने को तैयार है, यानी कि इमोशनल ट्रैप करने की कोशिश। दूसरी तरफ अब अमेरिका का ये स्टेटमेंट अगर क्या कहा जाता है अमेरिका की तरफ से कि देखिए आने वाले वक्त में रूस अपनी विश्वसनीयता खोएगा, इसीलिए भारत को हमारी तरफ जुड़ जाना चाहिए, हम सच्चे साझेदार होंगे। ये कितना दम इसमें आपको नजर आता है? रूस और अमेरिका में चयन अगर करने की बात हो तो फिर भारत तो अपने पुराने इतिहास के पन्ने को पलटेगा। क्या अमेरिका आज जो कह रहा है वो इतिहास बदलने वाली बात कह रहा है? क्या इतिहास बदला जा सकता है? एक नया इतिहास लिखा जा सकता है? बहल साहब। लावनी जी, पहले मैं आपसे एक बात की माफी चाहूंगा कि मुझे बहुत क्लियरली ना आपका प्रश्न समझ आया और ना ही इससे पहले जो जनरल साहब ने बोला था। लेकिन जहां तक मैं समझ रहा हूं, क्योंकि कनेक्टिविटी का इशू है, जहां तक मैं क्वेश्चन समझ रहा हूं,
वो बात ये है कि हमारे लिए कौन इम्पोर्टेंट है। हाँ। रूस इम्पोर्टेंट है कि अमेरिका इम्पोर्टेंट है? आई थिंक आपका मेन मुद्दा ये है। सबसे पहले इसके लिए थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा कि पहले जो विश्व की सिचुएशन है पिछले 10 साल के अंदर अमेरिका की डिक्लाइनिंग पावर की वजह से उनकी पोजीशन जो इंडो पैसिफिक में थी वो एक वैक्यूम क्रिएट कर रही थी और उस वैक्यूम को चीन फिल कर रहा था। और चीन फिल करते हैं, उसका जो प्राइमरी एनिमी इस समय है वो चीन है, रशिया नहीं है। लेकिन रशिया को वो वीकन करना चाहता है इकोनॉमिकली और मिलिटरीली, और यूक्रेन एक ऐसा मोहरा उसको मिल गया कि उसको वीक करने के बाद अब वो अपना फोकस चीन पे रख सकता है, स्पेशली ताइवान को दूसरा अपॉर्चुनिटी देख के। तो भारत के लिए अगर हम देखें तो रूस का हमारे साथ 25 साल का ट्रीटी था, फ्रेंडशिप था। उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया 1971 से लेके अभी तक। 1998 में जब वेपन सिस्टम्स ब्लास्ट हुए थे न्यूक्लियर, उसमें भी हमको सैंक्शन सब जगह से लगे थे, लेकिन रूस ने हमारा साथ दिया। हाइपरसोनिक्स में, क्रायोजेनिक्स में, सारी टेक्नोलॉजी जो फ्रंट एंड की है वो रूस से मिली है हमको। और अब अगर हम देखें अमेरिका के साथ अगर देखें तो पिछले 15 साल में $26 बिलियन का डिफेंस इक्विपमेंट हमने अमेरिका से लिया है। जो लेटेस्ट जहाज है, जो लेटेस्ट ड्रोन्स है, वो हम अमेरिका से ले रहे हैं। आर्टिलरी सिस्टम हम अमेरिका से ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो झुकाव है पिछले 15 साल के अंदर अमेरिका की तरफ बढ़ा है। लेकिन अभी भी अगर हम रूस को देखें तो रूस के 50 से 60% इक्विपमेंट हमारी डिफेंस की रूस के से आती है। और S-400 को देख लें, अगर हम सबमरीन को देख लें, न्यूक्लियर सबमरीन को, या अगर हम देखें टैंक्स को, तो कहीं ना कहीं वो सारे के सारे जो है हमारे ज्यादातर प्रतिशत जो है परसेंटेज वो है रूस का। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर हमें देख रहे हैं कि प्रिंसिपल एनिमी चीन है, ना केवल अमेरिका का, बट हमारा भी प्रिंसिपल एनिमी चीन है। और जब रूस वीक हो जाएगा तो वो चीन के साथ ही अलाइन करेगा। इसका मतलब है हमारे पास कोई चॉइस नहीं रह रही है कि रूस के साथ दोस्ती रखते हुए, मैं एक बार फिर कहूंगा, रूस के साथ दोस्ती रखते हुए अमेरिका के साथ हमको चलना है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा, अमेरिका ने जब भी किसी का साथ दिया है वो देश तबाह और बर्बाद हो गया है। आप यूक्रेन को देख ले, आप अफगानिस्तान देख ले, आप इराक देख ले, आप वियतनाम देख ले। एक चीज अगर हमें तो भारत के, ठीक है तो सर, लेकिन एक चीज, जी एक सेकंड दीजिएगा मुझे। और अगर हमें अमेरिका का साथ भी लेना है तो हमें अपने आप को मजबूत करना होगा। एग्जैक्टली। क्योंकि अगर हम अपने आप को मजबूत करेंगे तो फिर हमको दोनों को साथ लेके चल बिल्कुल हमें तय करना होगा। यानी हम तय करेंगे कि हमें किसके साथ चलना है और किसको ज्यादा तरजीह देनी है। लेकिन के सर, यहाँ पर अमेरिका की तरफ से कहा क्या जा रहा है? अमेरिका ये कह रहा है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में, क्योंकि रूस के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस हैं, इसलिए आने वाले समय में रूस जो साजो सामान रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए जो दूसरों को सप्लाई कर रहा था वो खुद ही अपने देश में बना नहीं पाएगा, क्योंकि अभी तो वो खुद के अपने सैन्य उपकरणों को ध्वस्त कर रहा है। इसीलिए रूस की ताकत कम हो जाएगी। उस ताकत को कम होता हुआ देखना चाहिए भारत को। ये जो कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से, इसमें कितना दम नजर आता है? क्या वाकई ऐसा हो सकता है, या फिर अमेरिका अपनी तरफ से सिर्फ ये एक, जैसे पहले भी वॉर प्रोपेगेंडा को लेकर बहुत सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं, फिर से वो अपनी तरफ से कहने की कोशिश कर रहा है? इस स्टेटमेंट को कैसे लिया जाए? देखिए लावनी जी, ये अमेरिका की जो बचकानी बातें होती हैं, जिस तरह से पेंटागन का आपने नाम लिया, वहां के जो डिप्टी सिक्योरिटी हैं, एडवाइजर हैं, जब वो इंडिया में आते हैं तो वो कहते हैं कि आप हमारे से, जी हम मांग कहा रहे हैं उनसे कि चाइना हमारे ऊपर बॉर्डर पे किया और हम उनसे मांग रहे हैं कि आप आ जाओ, हमारी मदद करो। वो आकर आपको डराते हैं, धमकाते हैं। 2+2 जब डायलॉग होती है, हमारे रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री जाते हैं तो कहते हैं कि आप वहां से ये नहीं ले, तेल ना लें, रशिया से तेल लेंगे तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, मगर वो खुद तेल ले रहे हैं। देखिए लावनी जी, इन चीजों को समझना, अमेरिका भी हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, रशिया भी बहुत स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। आज के दिन में हम उनसे चीजें लेते हैं और रशिया ने कभी आपके ऊपर कोई पाबंद नहीं लगाया, कोई हमारे ऊपर काटसा लगाया है अमेरिका ने। वो कहता है, तब वो सैंक्शंस के बात करता है कि हम पर सैंक्शन भी लगाया है। जब हमने वहां पर अपने बम को किया था, परमाणु बम का परीक्षण, उस समय भी हमारे ऊपर सैंक्शन उसने लगाए थे। 71 की लड़ाई के समय भी सैंक्शन लगाया था। उसके अलावा वो हमारे ऊपर काटसा लगाता है, काकसा लगाता है इन
प्रोविजन के अंदर में कि आपको हम बताएंगे S-400 लीजिएगा तो हम आपके ऊपर यह लगा देंगे, हम कुछ नहीं देंगे। हमारे पास जैसा बताया हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी, क्रायोजेनिक, आप गिनाए एक एक चीज, चाहे वो स्पेस में हो, जब हमारे स्पेस में जाता है हमारा, उस समय जब हमारे विंग कमांडर शर्मा साहब जाते हैं तो रशियन स्पेस से लॉन्च होकर ये पूरा का पूरा हमारे ऊपर में रशिया का बहुत, और हम रशिया को स्पेशल हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, उसी तरह स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारा अमेरिका के साथ हो रहा है। हम नहीं चाहते कि हमें डराएं धमकाएं, हमें हिदायत दें, लेकिन क्या सर क्योंकि हिदायत देंगे लेकिन आप क्या आप ये मानते हैं कि रूस कमजोर होगा? मानना नहीं चाहिए सर, क्या आप ये मानते हैं कि रूस कमजोर होगा? मेरा सवाल ये है कि क्या आप ये मानते हैं कि रूस कमजोर होगा, जैसा कि अमेरिका कह रहा है कि आने वाले वक्त में रूस कमजोर हो जाएगा, इसीलिए आप उसको छोड़ दीजिए? क्या ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं? देखिए रशिया ये और 10 दिन के अंदर में स्पेशल ऑपरेशंस खत्म हो जाएंगे और उसने अपने सारे चीज अचीव कर लिया है, और इस दौरान उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो बढ़ी है। ठीक है, और देखिए बिल्कुल जो आप कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से आपके दर्शकों को एक चीज बताना चाहता हूँ। देखिए वो उस चीजों को फायर किया जिसकी सेल्फ लाइफ खत्म होने वाली थी, और वो कह रहे हैं उनकी इंडस्ट्री डूब जाएगी। अमेरिका भी उन चीजों को सप्लाई कर रहा है जो वेस्ट के पावर है, ये भी एक भ्रम था जो आपने क्लियर किया कि जो अपने एक्सपायरी डेट्स पर पहुंच चुके थे उसको ध्वस्त किया गया है, जिसे लेकर अमेरिका डराने की कोशिश कर रहा है। इन सबके बीच कुछ और वॉर ब्रेकिंग आ रही है। जल्दी से वॉर जोन से निकलकर वॉर ब्रेकिंग की तरफ चलते हैं। G20 का सदस्य बना रहेगा रूस, ये बड़ी बात है। कई देशों ने G20 में रूस की सदस्यता का समर्थन किया है। अमेरिका सहित कई देश रूस को G20 से बाहर तो करना चाहते हैं, लेकिन चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका समेत कई ऐसे देश हैं जो G20 में रूस को बरकरार रखना चाहते हैं। इसके अलावा भी लगातार ये देखा जा रहा है कि सैंक्शंस के बावजूद भी कई ऐसे देश हैं जिन्होंने अपना व्यापार रूस से जारी रखा है। इसी वॉर ब्रेकिंग के साथ दोनों मेहमानों की तरफ चलते हुए बहल साहब देखिए ये परिस्थिति है, एक तरफ बैन लग रहा है, दूसरी तरफ G20 से भी बाहर नहीं निकलेगा, दूसरी तरफ बैन्स के बावजूद भी कई ऐसे EU के देश हैं जो ऑयल अभी भी इंपोर्ट कर रहे हैं रशिया से। यानी पश्चिमी देशों में यहां पर कोई सहमति आपस में दिखती ही नहीं है, ना तो वो रूस को निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। बड़ा कंफ्यूजन है उनके बीच में। बेल साहब सही कह रहे हैं आप। अगर यूरोप की 40% पूर्ति गैस की कर रहा है रशिया, और जिसमें से जर्मनी की 55% जो पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट है वो दे रहा है रूस, तो जर्मनी कभी भी पूरी तरीके से नाटो के सपोर्ट में नहीं आया। देखिए आप, जर्मनी हमेशा से एक वीक स्टैंड रखा है उसने, वो कभी भी पूरा का पूरा रशिया का गैस नहीं जा रहा। आज एक कैलकुलेशन आई थी, $190 बिलियन का नुकसान होगा जर्मनी को अगर वो अपना टोटल ट्रेड जो है गैस और फ्यूल का निकाल ले रशिया से और वो दूसरे देशों से ले, ओपेक से ले, क्योंकि जो प्राइसेस बढ़ गई हैं और जो रशिया से प्राइस मिल रही है और जो रशिया से इजी कनेक्टिविटी है, बिल्कुल साथ साथ है, ये दोनों एक ही कॉन्टिनेंट में आ जाते हैं वर्चुअली। तो कहीं ना कहीं वो वाला जो एडवांटेज है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का भी होगा, जो डिसरप्शंस का भी होगा, वो उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अभी तो युद्ध चल रहा है, जिस दिन यह युद्ध बंद हो गया, मुझे ये बताइए कितने यूरोप के देश हैं जो बिल्कुल बंद कर देंगे? सिर्फ इंग्लैंड बंद करेगा। ब्रिटेन क्यों बंद करेगा? वो सिर्फ 4% गैस लेता है रशिया से और 8% लेता है फ्यूल रशिया से। वो इजीली जा सकता है ओपेक में, पर ओपेक ने क्लियरली ये कहा है कि वो पूरा का पूरा रशिया की जो सप्लाई है एक दिन की 6 से 8 मिलियन बैरल्स पर डे, वो नहीं सपोर्ट कर सकता इतना बड़ा, इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं दे सकता, और खासकर गैस की तो वो नहीं दे सकता। तो यहाँ कहीं ना कहीं सारे के सारे चीजों में हम एक चीज को भूल रहे हैं कि सारी जो रिक्वायरमेंट है फ्यूल, गैस, वेपन सिस्टम्स या दूसरी चीजों की, वो कोई भी एक देश पूरी नहीं कर पाएगा या कोई एक संगठन पूरी नहीं कर पाएगा अगर रशिया को बाहर रखते हैं। अब जो लास्ट टाइम रशिया एड्रेस कर रहा था, आधे देश वॉकआउट कर गए, लेकिन आधे देश भारत को मिला के रशिया का एड्रेस उन्होंने सुना था।
तो कहीं ना कहीं आधे देश नहीं चाहते कि रशिया बाहर जाए। अगर हम एशिया को देख ले, इंडोनेशिया से शुरू करें, साउथ ईस्ट एशिया को देखें या मिडिल ईस्ट पे चले जाए, कोई नहीं चाहता कि रूस चला जाए, सारे चाहते हैं कि रूस रहे। और सबको ये अमेरिका की दोगली जो फिलॉसफी है वो समझ आ रही है। ऐसा नहीं है किसी को समझ नहीं आ रही। बाकी देश जो है वो नाटो के, वो अमेरिका के साथ ही रहना चाहते हैं, इस वजह से वो बोलते नहीं हो। और जो ब्रिटेन है वो हमेशा से नाटो का स्पोक्स पर्सन की से ज्यादा अमेरिका का स्पोक्स पर्सन रहा है। तो वो अगर हम ये पूरी सिचुएशन को देखेंगे तो रूस को इकोनॉमिक सिस्टम जो आजकल इंटरडिपेंडेंट है, एकदम निकालना असंभव है। बिल्कुल निकालना असंभव है। और इसीलिए के सर हम लगातार देख रहे हैं कि ये जो असंभव परिस्थिति है, ये वही परिस्थिति है जो बार बार हमने देखा कि रूस के प्रति एकदम ना कहने से रोक दे रही है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि पश्चिमी देशों के साथ अभी दुविधा है, ना तो वो रूस को उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं। रूस आज भी पश्चिमी देशों की जरूरत है और रूस भी ये जानता है, और इसीलिए अपनी राष्ट्रवाद की इस नीति पर वो लगातार कायम है, डटा हुआ है। अगर अमेरिका कुछ सैंक्शंस लगाता है तो उसके एवज में तुरंत रूस की तरफ से कई सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं। यानी ये जो तेज धार है, ये धार अब भी तीखी है रूस के लिए। क्या सर? लावनी जी, जो आप बात बता रही हैं वो उसमें बहुत सच्चाइयां हैं। देखिए रशिया ने क्या किया इस वॉर के बाद, एक चीज को पूरा एक्सपोज कर दिया, नाटो को पूरा एक्सपोज, उसका एक्सपैनिज्म जो उसको एक्सपैंड करके इंडो पैसिफिक में भी आना चाहते थे, उसको भी उसने एक्सपोज किया है। दूसरी बड़ी चीज ये जो सैंक्शन का है ना, सैंक्शन लगा देंगे, सैंक्शन मार देंगे, पूरा एक्सपोज हो चुका है। पूरी अर्थव्यवस्था आने वाले दिनों में पूरी चेंज हो गई। ये जो डॉलर और इसको पौंड और रूबल, देखिए अभी पूरा का पूरा जो, चाहे वो रुपया है, जो रुपया है और हमारा रूबल है और यान है, इसकी अपनी गोल्ड बाउंड की बातें हो रही हैं। आर्थिक व्यवस्थाएं पूरी, और जो वो जब कहते थे ना हम सैंक्शन लगा देंगे स्विफ्ट का, स्विफ्ट कहां कि क्या असर पड़ा? बैंकिंग सिस्टम का आप कहते थे कि कर देंगे, आज रशियन ऑयल को उनके टैंकर दूसरे फ्लैगशिप में चोरी लेके जा रहे हैं। ये तो बहल साहब जो बता रहे थे 40% और 50%, उसके अलावा उनकी खपत बढ़ गई है, वो चोरी छुपे लेके जा रहे हैं। और रशियन शिप्स हैं वो 3 गुना पैसा कमा रहे हैं। कल ही न्यूज में भी आ रहा है, डिटेल रिपोर्ट्स आ रही है इसके ऊपर में। तो देखिए रशिया जो चीज है पूरे विश्व के अंदर में, जो प्रॉक्सी है, कि प्रॉक्सी से आप जिस तरह से प्रॉक्सी पाकिस्तान हमारे साथ करता है, उसको एक्सपोज कर दिया था हम लोगों ने। जिस तरह से जब हमने उसमें पाकिस्तान आज किस हालत में, उसी तरह रशिया ने पूरा वर्ल्ड में एक्सपोज कर दिया कि प्रॉक्सी से नहीं हो सकता, केवल बातचीत करके आप नहीं कर सकते, आपको हार्ड फैक्ट पे जाना पड़ेगा। भारत उभरती हुई शक्ति बोलकर नहीं हो सकता। यूएन में हमें अभी तक नहीं मिला है हमारे को सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप। ये कैसे हो सकता है? G20 में ठीक आप निकाल ही नहीं सकते। आपने 2014 में उनको G8 से G7 बना दिया था, वो हो गया। तो देखिए क्योंकि इसके अंदर में जो दिमाग लगाते हैं, बहल साहब आए, आप जैसे हम लोग सोचते हैं, चीजों को समझते हैं, वो नैरेटिव से नहीं चल सकता। देखिए आज 59 डेज है, 2 महीने, किस तरह से टोटल चीजें, ये जो आपका मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है, मीडिया वॉरफेयर है, इसको आप सच्चाई से दबा नहीं सकते। बिल्कुल सच्चाई से 2 दिन ओपिनियन बन सकता है जी। और इसीलिए हमने कहा कि ये वॉर प्रोपेगेंडा चल रहा था, क्योंकि जितनी भी खबरें आ रही थी वो तो पश्चिम देशों से ही जनरेट होती हैं और वहां से ही यहां तक आने की कोशिश हो रही थी। लेकिन रशिया की तरफ से बहुत सारे, अब अगर स्टेटमेंट्स देखें तो एक बात तो तय हो जाती है बहल साहब, एक बात तो तय हो जाती है कि अब रशिया भी कहीं ना कहीं से ये समझ चुका है कि भारत को लेकर, मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में अब बात करना चाहूंगी क्योंकि हम भारत में बैठे हैं और भारत के लिए हमें बात करनी बहुत जरूरी है। रशिया भी ये जानता है कि भारत को रशिया के ऊपर भरोसा है और इसीलिए भारत का तटस्थ रुख कहीं ना कहीं से रशिया को भारत के और करीब लेकर आएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर जो परिस्थितियां भारत और चाइना के बीच बनी हुई है, अगर खुदा न खास्ता कभी भारत और चीन आमने सामने होते हैं और चाइना का जूनियर पार्टनर कहा जाता है रशिया को, तो क्या वो भारत के प्रति वही तटस्थ रुख अपना पाएगा जो आज भारत रूस और यूक्रेन के मसले पर रूस को लेकर अपना रहा है? क्या रूस के ऊपर हम इस मत मुद्दे पर विश्वास कर सकते हैं? लावनी जी,
इसीलिए मुझे आपके चैनल पे आना अच्छा लगता है। आप जो क्वेश्चन पूछती हैं बहुत ही डीप है, और आपके साथ जो जनरल साहब आते हैं जो अपनी ओपिनियन देते हैं उससे हम सब कुछ बहुत सीखते हैं। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। अगर कल चीन अग्रेशन दिखाता है और भारत अमेरिका की तरफ तो देख रहा है क्वाड में, लेकिन अमेरिका हमको वेपन सिस्टम्स दे सकेगा, लेकिन अमेरिका खुद कभी अपने सोल्जर्स को नहीं भेजेगा। हो सकता है कुछ सैंक्शंस लगाने में मदद कर दे। रशिया का क्या स्टैंड होगा? रशिया को मैं जूनियर पार्टनर नहीं कहूंगा इस समय, क्योंकि वो युद्ध में है। तो रशिया की जो एडवांस टेक्नोलॉजी जी, तो उनको धोखा देते हैं, वो अच्छे नहीं है। अभी उन्होंने बांग्लादेश को 2 सबमरीन दी थी, उसके फायर कंट्रोल सिस्टम और फ्रिगेट के जो फायर कंट्रोल सिस्टम वो भी अच्छी तरह काम नहीं कर रहे। जो वो फाइटर जहाज देते हैं उनमें भी प्रॉब्लम्स होती है। जो इंजन देते हैं वो इंजन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, चाहे वो WT-93 इंजन जो JF-17 में उन्होंने पाकिस्तान को दिया है। तो ये सारी चीजों को अगर हम देखें, रशिया हमारे को फिर भी सपोर्ट करेगा स्पेयर पार्ट्स में, अगर लड़ाई चीन के साथ भी हो। ये जरूर है कि वो एकदम हमारे साथ नहीं आएगा, वो भी अपनी फोर्सेस नहीं भेजेगा, पर जो सिस्टम्स हम यूज करते हैं रशियन, उनके स्पेयर पार्ट्स आने बंद नहीं होंगे। उस लिहाज से रशिया हमारा सपोर्ट जरूर करेगा, अमेरिका भी करेगा। लेकिन हमें अपने आप को, जैसे आपने कहा, भारत आज 6वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है नॉमिनल टर्म्स में, $3 ट्रिलियन से ऊपर, और तीसरी सबसे बड़ी है परचेजिंग पावर पैरिटी में। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है फ्रूट्स मिल्क प्रोडक्ट्स का, दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है 2 व्हीलर्स का। भारत आज किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। और ये चीज जनरल साहब भी बहुत बार बोल चुके हैं कि भारत की अपना स्टेटस है, हमें अपने आप को मजबूत करना है, हमें अपने आप को इतना यानी हमें अपने आप को इतना मजबूत कर लेना है कि हमको दूसरों पर नहीं बल्कि दूसरों को हम पर निर्भर होना ही पड़ जाए। और इसीलिए हम आत्मनिर्भर भारत की बात लगातार कर रहे हैं, हर क्षेत्र में हमारा आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज समय की कुछ सीमाएं हैं, आज हम डिस्कशन यहीं पर खत्म करेंगे, लेकिन हर रोज 6 बजे वॉर जोन में हम जुड़ते हैं और हमारे साथ जुड़ते हैं वो तमाम बड़े मेहमान जो बताते हैं कि जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है वो किस तरह से वर्ल्ड ऑर्डर को बदल रहा है, और खास तौर से इस बदलती हुई परिस्थिति में भारत की क्या निर्णायक भूमिका होगी, भारत किस तरह से बदलकर एक नया प्रणेता बनकर उभरेगा। हम इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करते हैं। एक बार फिर से के सर का और बेल सर का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला। कल फिर मिलेंगे वॉर जोन में कुछ नई कहानियों के साथ, क्योंकि 2 महीने पूरे हो जाएंगे, 60 दिन, कितनी बदली दुनिया, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय